हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक एक करके सारे थिंकर्स हम ख़त्म कर रहे हैं। तो आज हम पार्सन्स को ख़त्म करेंगे और इसके बाद मर्टन को ख़त्म करेंगे, फिर हम आ जाएंगे दूसरे थिंकर्स जो हैं बचे हुए हैं उन पर। ठीक है, तो एक एक करके सारे थिंकर्स ख़त्म होंगे और 20 डेज़ में सारे के सारे थिंकर्स, चाहे वो उत्तराधुनिक थिंकर हो या फिर उत्तर संरचनावादी थिंकर हो या फिर अंतःक्रियावादी थिंकर जैसे मीड हो गए और इरविन गॉफमैन हो गए, ब्लूमर हो गए, ठीक है, क्लिफोर्ड ग्रीज हो गए, मैनुअल कैस्टेल्स हो गए, सारे के सारे थिंकर्स 20 डेज़ में ख़त्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, धैर्य से पढ़ना है। ठीक है, मेहनत आपके हाथ में है, कंटेंट मैं दे रही हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ गरीब लोग हों जो कोचिंग ना कर सकते हों। तो ऐसे लोगों को यदि पूरा कंटेंट मिलेगा, वो भी यदि क्वालिफाई होंगे तो ये अच्छी बात है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूरतमंद जो लोग हैं, जिनको ज़रूरत है वास्तव में नेट क्वालिफाई करने की, उनको कोचिंग नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज़ उन तक शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये देश हित में आपका एक योगदान होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पार्सन्स 1902 इनका जन्मकाल है और ये मृत्यु जो हुई थी 1979 में, और ये यूएसए के थे। ठीक है, तो ये इनका जीवन चक्र है। पार्सन्स के बारे में जो मेन थियरी उनकी है वो सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत है, और उन्होंने सामाजिक व्यवस्था का केंद्र क्रिया को माना। इसीलिए उनका जो क्रिया सिद्धांत है, यदि उसको आप समझ गए तो सामाजिक व्यवस्था आप वैसे ही समझ जाएंगे, क्योंकि उनका क्रिया सिद्धांत जो है वो उपव्यवस्थाओं तक जाता है। ठीक है, और उपव्यवस्थाएं जब एक होती हैं तो सामाजिक व्यवस्था बनती है। तो मैं आपको पूरा समझाऊंगी बिल्कुल। आप पार्सन्स से रिलेटेड क्वेश्चन आप आज के बाद कभी गलत नहीं करेंगे। एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो सबसे पहले आप पार्सन्स का ही क्वेश्चन ढूंढेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको करने के बाद ही आप आगे बढ़ें, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप पार्सन्स में होने वाले हैं। तो आपको बस बने रहना है। ठीक है, अच्छे से मेहनत करनी है। तो पार्सन्स ने जो सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत बोला कि ये सामाजिक क्रिया इसका केंद्र बिंदु, यानी ढेर सारे लोग सामाजिक क्रिया करते हैं और उसके बाद क्या होगा, इनके बीच में एक संबंध बनता है, एक आरेख बनता चला जाता है, और क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था एक जाल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये बात उन्होंने बोली है। और क्रिया कैसी होती है, लक्ष्योन्मुख क्रिया होती है। ऐसा नहीं कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, हमने एक उंगली उठाई हुई है, अपने गाल पे रखा हुआ है, चेहरे पे रखा हुआ है उसको, तो उसका कोई क्रिया का मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम क्रिया मतलब सामाजिक संदर्भ में करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ करते हैं, किसी व्यक्ति के सामने करते हैं, और उससे प्रतिक्रिया भी मिल सकती है या नहीं भी मिल सकती है, लेकिन समाज के संदर्भ में जब क्रिया होगी तो ही वो सामाजिक क्रिया होगी। ठीक है, तो क्रिया में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ईगो, ठीक है, और प्लस इल्टर। ठीक है, ईगो और अल्टर होता है। ईगो का मतलब होता है कि कर्ता, ठीक है, और अल्टर का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जिसके साथ व्यक्ति क्रिया करता है। यानी कि व्यक्ति ने क्रिया किया, उसने नमस्ते बोला तो इसने भी बोला, फिर इसने हाल चाल पूछा, इसने भी पूछा। इस तरह से क्या हुआ, क्रिया प्रतिक्रिया होती है। तो सबसे बड़ी बात, अल्टर आता कहाँ से है। ठीक है, एक तो हो गया कर्ता ईगो, और अल्टर हो गया, अल्टर आता कहाँ से है। अल्टर का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, मैंने आपको बताया अल्टर का मतलब क्या होता है, आप समझ गए होंगे। तो अल्टर जो होता है वो समाज द्वारा निर्धारित व्यक्ति होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में आ सकता है कि पार्सन्स की क्रिया सिद्धांत के अंतर्गत जो व्यक्ति क्रिया करता है वो अल्टर जो चुनता है, ठीक है, वो चुनता है अल्टर, लेकिन वो अपनी इच्छा से नहीं चुनता, समाज उसको जो विकल्प देता है उसी विकल्प में से ही वो अल्टर को चुनता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो देखिए, पार्सन्स के विचारों पर बौद्धिक प्रभाव क्या पड़ा, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, तब इनके क्रिया सिद्धांत पर आते हैं। उनके जो विचार थे वो दुर्खीम, वेबर, पेरेटो और आदर्शवाद, प्रत्यक्षवाद, उपयोगितावाद से प्रभावित थे। ठीक है, उनके विचारों पर बौद्धिक प्रभाव जो था, जो विचारात्मक कार्य उन्होंने किया, वो उनके इन्हीं सब चीज़ों पर बंधा हुआ है। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों का प्रभाव उन पर पड़ा। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ऐसे ही घर में बैठा हुआ है, उसके अंदर विचार आया और उसने कोई थियरी दे दी। लोगों से जुड़ मिलता है, वो लोगों का प्रभाव उस पर पड़ता है, और कई प्रकार के लोगों का प्रभाव उस पर पड़ता है, तब जाकर कोई थियरी बनती है। ठीक है, फिर देखिए सामाजिक परिदृश्य क्या है। सामाजिक परिदृश्य का मतलब है जैसे उनके जो व्यवहार थे उस पर उनके वातावरण का क्या प्रभाव पड़ा। ऐसा कौन सा वातावरण था कि उन्होंने प्रकार को ही सब कुछ मान लिया और प्रकार के अलावा कुछ है ही नहीं समाज में, संघर्ष तो है ही नहीं, संघर्ष की उन्होंने आलोचना की कि संघर्ष है ही नहीं। ठीक है, तो देखते हैं।
अमेरिका का समाज जो था वो समृद्ध समाज था। वहाँ पे इकाइयों में एकता थी और एकता के कारण समाज का संचालन बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा था। ठीक है, और यहीं पर उन्होंने देखा कि समाज में केवल प्रकार ही प्रकार है और प्रकार के ही कारण समाज जो है वो अच्छी तरह से संचालित हो रहा है। और यदि प्रकार ना होता, संघर्ष होता, तो समाज नहीं चल पाता। ठीक है, और इनको पार्सन्स को क्रियावादी सिद्धांतकार बोलते हैं, आदर्शवादी सिद्धांतकार और संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांतकार बोलते हैं। इनको रूढ़िवादी प्रकारवादी बोलते हैं, इनको परंपरागत प्रकारवादी बोलते हैं। तो इसमें से कोई भी थ्योरी आ जाए कि ये किसको बोलते हैं तो पार्सन्स है, ये फैक्ट है, याद रखिएगा। देखिए, मैंने बताया पार्सन्स को रूढ़िवादी प्रकारवादी और परंपरागत प्रकारवादी माना जाता है। और रूढ़िवादी प्रकारवादी क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने समाज में एक संरचना की बात की कि समाज में संरचना बनी है, समाज में सब कुछ पहले से फिक्स है। ठीक है, और समाज क्या करता है? व्यक्ति को कार्य देता है और उस कार्य को व्यक्ति करता है, यानी व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, अपनी रचनात्मकता का प्रयोग नहीं करता। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई रोबोट होता है, रोबोट में जितना प्रोग्राम फिट किया जाता है, रोबोट जो होता है वो उतना ही कार्य करता है। ठीक है, और जितना प्रोग्राम फिट नहीं है वो उतना कार्य नहीं करेगा। तो वही चीज़ है, पार्सन्स ने इंसान को बिल्कुल रोबोट मान लिया और उन्होंने बोला कि समाज में जो चीज़ें होती हैं वो व्यक्ति को इस तरह से प्रभावित करती हैं। सभी चीज़ें समाज निर्धारित करता है, व्यक्ति क्या करेगा आगे समाज निर्धारित करता है। ठीक है, तो व्यक्ति की रचनात्मकता को उन्होंने बिल्कुल नगण्य मान लिया, इसलिए उनकी आलोचना भी होती है। समाज के प्रकारों की बात की उन्होंने, संघर्ष की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि संघर्ष है ही नहीं समाज में। समाज में प्रत्येक चीज़ का कोई प्रकार है और समाज के लिए ये लाभदायक है। और यदि वो समाज के लिए थोड़े समय के लिए लाभदायक नहीं भी है तो भी लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वो लाभदायक होगी। ठीक, ये बात उन्होंने बोली है और ये संघर्ष की उन्होंने आलोचना की है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था की इकाई सामाजिक क्रिया को माना, मैंने आपको बताया था। सामाजिक क्रिया की विशेषताएँ क्या क्या बताई उन्होंने सामाजिक क्रिया की 4 विशेषताएँ बताई हैं। ठीक है, कौन कौन सी सामाजिक विशेषताएं हैं देख लेते हैं। देखिए, लक्ष्य प्राप्ति का प्रयोजन होता है, यानी कोई क्रिया होती है वो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होती है। ठीक है, ऐसा नहीं हमने हवा में हाथ ऐसे हिला दिया तो उसका कोई मतलब ही नहीं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है। यदि हमने ताली बजाई तो हो सकता है मच्छर मारने के लिए बजाई हो, या फिर किसी की प्रशंसा सुन के किसी की कविता को सुनकर उसकी प्रशंसा के लिए बजाई हो। ठीक है, तो कोई कार्य करते हैं तो कोई ना कोई प्रयोजन होता है, कोई ना कोई लक्ष्य उसमें छुपा होता है, विशिष्ट स्थिति में घटित होता है। कोई भी क्रिया होती है तो कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसके कारण वो क्रिया होती है। ठीक है, तो बिना स्थिति के क्रिया नहीं होती। कोई ऐसा कार्य होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई कविता बोली तो वो स्थिति पैदा हुई कि हमने ताली बजाई। ठीक है, तो वही चीज़ है कि कोई स्थिति पैदा होती है तब क्रिया घटित होती है। फिर समाज के मानदंड और मूल्यों द्वारा नियंत्रित होती है। क्रिया जो होती है, पार्सन्स ने बोला है ये कि प्रत्येक क्रिया समाज के मूल्य और मानदंडों द्वारा निर्धारित होती है और उसके द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, यानी क्रिया व्यक्ति ऐसा नहीं कि ऐसे उठ के कोई भी क्रिया कर दे, वो समाज के मूल्य और मानदंड पहले से निर्धारित करते हैं कि ये व्यक्ति ऐसी ऐसी क्रियाएँ कर सकता है, ऐसी ऐसी क्रियाएँ करेगा, तो वही वो करता है। तो इसकी विशेषता है। फिर है अगला, अभिप्रेरणा या प्रयत्न की अपेक्षा निहित होती है, यानी कोई व्यक्ति है वो क्रिया तभी करेगा जब उसे कोई अभिप्रेरणा मिलेगी। ठीक है, जैसे उसको भूख लगी है तो वो जाकर खाना खा लेगा। ठीक है, किसी की कविता उसने सुनी तो वो ताली बजा लेगा। ठीक है, तो कोई ऐसी अभिप्रेरणा होती है जिसके कारण उस क्रिया को करने के लिए वो उत्सुक होता है, उस क्रिया को करता है। किसी व्यक्ति को गर्मी लगी है तो वो उठ के जाएगा, अपना AC ऑन करेगा या फिर पंखा ऑन करेगा। ठीक है, तो कोई अभिप्रेरणा होती है जिसके कारण वो करता है। सामाजिक क्रिया मुख्यतः 2 कारणों से करते हैं लोग। कौन कौन से कारण हैं? अभिप्रेरणा के प्रभाव में, पहला है अभिप्रेरणा के प्रभाव में, यानी मैंने आपको बताया कि कैसे गर्मी लगने पर हम जाते हैं पंखा ऑन करते हैं, भूख लगने पर जाते हैं खाना बनाते हैं, या फिर बना हुआ है तो उसको खाते हैं निकाल के। ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा होता है कि हमको क्या है, अभिप्रेरणा के प्रभाव में हम क्रिया करते हैं। ठीक है, किसी की कोई कविता सुन ली तो हमने ताली बजाई, तो क्या हो गया, वो अभिप्रेरणा मिली, हमने क्रिया किया। तो पहली क्रिया जो प्रकार बताया उन्होंने कि अभिप्रेरणा मिलती है और उसी प्रभाव में हम क्रिया करते हैं। अब दूसरी देखिए, फिर दूसरी उन्होंने बोला मूल्यों के प्रभाव में, यानी नैतिकता, मूल्य, मानदंड जो होते हैं, समाज के नियम जो होते हैं, उनके प्रभाव में कोई व्यक्ति क्रिया करता है तो ये क्या हो गया, ये मूल्य के प्रभाव में हो गया। जैसे कोई व्यक्ति विवाह कर रहा है तो वो क्या है, मूल्य के प्रभाव में कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई अभिप्रेरणा आया और उसने जाकर वो काम किया, ऐसा नहीं है, वो मूल्य के प्रभाव में कर रहा है। प्रथा के अनुसार कोई व्यक्ति पिंडदान कर रहा है तो उसमें भी कोई अभिप्रेरणा नहीं है,
वो तो परंपरा के अनुसार कर रहा है ना, काफ़ी समय पहले पिताजी की मृत्यु हुई थी, तो क्या है, वो मूल्य के प्रभाव में कर रहा है, परंपरा के प्रभाव में। कोई मेला लगा है या फिर कोई नृत्य चल रहा है जो किसी समुदाय की विशेषता हो, तो वो क्या है, वो मूल्य के प्रभाव में कर रहा है, सत्य बोल रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। कर्ता की समस्त क्रियाएं लक्ष्योन्मुख होती हैं। जब अनेक कर्ता अपने अपने लक्ष्यों के अनुरूप क्रिया करते हैं तो सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। यानी मैंने बताया कि कर्ता, ढेर सारे कर्ता होते हैं और इनके लक्ष्योन्मुख क्रियाएं होती हैं, अपनी अपनी लक्ष्योन्मुख क्रियाएं होती हैं। सभी कर्ता ढेर सारी लक्ष्योन्मुख क्रियाएं करते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, इनके बीच में एक आरेखों का जाल बन जाता है जिससे सामाजिक व्यवस्था बनती है, सामाजिक व्यवस्था के कार्यों का संचालन होता है, ठीक है। इसको हम और भी अच्छे से देख लेते हैं। अभिप्रेरणा, कर्ता को अभिप्रेरणा मिली, ठीक है, फिर उसने क्रिया किया, लक्ष्योन्मुख क्रिया किया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, अनेक अभिप्रेरणा, अनेक कर्ता, अनेक क्रियाएं, यानी एक कर्ता को मिला तो ये हो गया। फिर अनेक लोग हुए, अनेक प्रकार की उनको अभिप्रेरणा मिली, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग अभिप्रेरणा मिली। तो अनेक कर्ता, अनेक अभिप्रेरणा और अनेक क्रियाएं, लक्ष्योन्मुख क्रियाएं बराबर सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। तो सामाजिक व्यवस्था यही है कि जब अनेक कर्ता होते हैं, अनेक अभिप्रेरणाओं से प्रेरित होकर अनेक प्रकार के लक्ष्योन्मुख क्रियाएं करते हैं, तो इसका परिणाम क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है, ठीक है। अब देखिए प्रतिमान परिवर्त क्या है, ठीक है। पैटर्न वेरिएबल्स। क्रिया करते समय व्यक्ति व्यवस्था के मध्य पूर्णतः स्पष्ट निर्धारित संबंध नहीं होते। यानी कोई व्यक्ति क्रिया करता है तो ऐसा नहीं कि समाज ने पहले से ही बता रखा है कि तुमने बिल्कुल ऐसा ही यही कार्य करना है। उसको कुछ विकल्प दिए जाते हैं, ठीक है, विकल्प दिए जाते हैं, उसमें से व्यक्ति चयन करके क्रिया करता है। क्योंकि यदि सभी व्यक्ति को समाज बोलेगा कि बिल्कुल ऐसा ही करो, रोबोट तो है व्यक्ति, लेकिन उसमें दो विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना पड़ता है। प्रत्येक जगह पर पार्सन्स ने दो विकल्पों की बात की है, ठीक है। तो यही बात, वो कौन कौन से विकल्प है देख लेते हैं। पहला है स्वहित बनाम समूहित। ये क्या है, सामाजिक क्रिया करते समय व्यक्ति अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए कार्य करे या फिर सभी के समान हितों को साथ साथ लेकर चले। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो शिक्षक है किसी कॉलेज में, स्कूल में, जो भी हो, और वहाँ पे कक्षा में आग लग जाती है, तो व्यक्ति क्या करेगा, अपने बच्चों को पहले बचाएगा या फिर सभी बच्चों को समान प्राथमिकता देते हुए सभी को आग से बचाने का प्रयास करेगा। पहले वो क्या करता है, अपने बच्चों को बचाने के बाद सबको बचाता है या फिर सबको समान रूप से ध्यान देता है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। स्वहित बनाम समूहित, इसमें से व्यक्ति को चुनना पड़ता है, उसमें से एक को चुनेगा वो, या तो सभी को साथ लेकर चलेगा या फिर अपने बच्चे को प्राथमिकता देगा, ठीक है। फिर देखिए सार्वभौमिक बनाम विशिष्ट। दूसरा है सार्वभौमिक बनाम विशिष्ट। ये एग्ज़ाम में आता है, सारे के सारे जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ एक एक पॉइंट एग्ज़ाम में आने वाला होता है। मैं फालतू की कोई भी चीज़ नहीं डालती हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, सार्वभौमिक बनाम विशिष्ट। सार्वभौमिक का मतलब होता है कि कोई भी कर्ता होता है वो सार्वभौमिक मूल्यों के अनुसार व्यवहार करे या फिर विशिष्ट मूल्यों के अनुसार, ठीक है। जैसे कोई जज है और उसका बेटा अपराधी है, तो वो क्या करेगा, वो सभी के साथ समान, जैसा सबके साथ व्यवहार करता है वैसा करेगा, या फिर अपना बेटा है या उसे इस कारण कोई भ्रष्टाचार करके उसको बचाने का प्रयास करेगा। तो क्या करता है वो, ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो उसमें से वो निर्णय लेता है, विकल्प उसके सामने है, समाज ने उसको विकल्प दिया है और उसमें से एक को चुनेगा वो। फिर देखिए भावनात्मकता बनाम भावनात्मक तटस्थता। यानी जो करता है वो क्रिया करते समय भावनात्मक आधार पर व्यवहार कर रहा है या फिर भावनात्मक रूप से तटस्थ होकर व्यवहार कर रहा है। जैसे दुकानदार हो गया या फिर कोई डॉक्टर हो गया। हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो किस लिए जाएंगे, डॉक्टर के पास जाकर हम कोई और आवश्यकता की पूर्ति तो हम करेंगे नहीं, उसको जाकर हम कोई अपना रोग ही बताएंगे, कोई बीमारी बताएंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि आज हम गप्पे मारने आए हैं या फिर फ्रेंडशिप करने आए हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो हम डॉक्टर के पास क्या होता है, एक पक्षी संबंध होता है, ठीक है। और इसी तरह से दुकानदार हो गया, दुकानदार और ग्राहक के बीच में भावनात्मक तटस्थता होती है। हम वहाँ पे भावनात्मक रूप से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखते हैं, औपचारिक संबंधों के अनुसार हम जाते हैं, पैसा देते हैं, अपना काम करके चले आते हैं। और पत्नी के साथ संबंध कैसा होता है, वो भावनात्मक होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है भावनात्मकता बनाम भावनात्मक तटस्थता। यानी व्यक्ति के पास दो विकल्प होते हैं कि वो भावनात्मक आधार पर व्यवहार करे या फिर भावनात्मक रूप से तटस्थ होकर व्यवहार करे, ठीक है। ये चीज़ होती है, उसके पास विकल्प होता है कि कौन कौन से विकल्पों का हमको चयन करना है। फिर देखिए अर्जित बनाम प्रदत्त।
यानी वंशवाद को प्राथमिकता देते हुए व्यवहार करना है। किसी व्यक्ति की जाति, लिंग, आयु, नातेदारी के आधार पर उसको हम ज़्यादा सम्मान दें या फिर उसकी योग्यता के आधार पर। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है बहुत योग्य है, ठीक है, और उसने क्या किया, काफ़ी चीज़ें क्वालिफाई कर रखी हैं या फिर उसके अंदर योग्यता ऐसी है कि लोगों को प्रभावित कर लेता है, लेकिन जाति व्यवस्था में उसकी स्थिति निम्न है। इसी कारण क्या हम उसको ही दृष्टि से देखें या फिर उसकी योग्यता को ऊपर उठाकर उसकी जाति को भूल जाएं, तो ये उसके ऊपर होता है कि वो कैसा व्यवहार करता है समाज में और इन दोनों में से किसको चुनता है वो। ठीक है, तो अर्जित बनाम प्रदत्त। फिर देख लीजिए, एक पक्षी बनाम बहुपक्षी। तो किसी किसी से कर्ता एक पक्षी संबंध रखता है, यानी उससे केवल एक ही प्रकार का संबंध होगा। दुकानदार है, ग्राहक है, तो ग्राहक दुकानदार से खरीदने के लिए जाएगा और दुकानदार ग्राहक को बेचने के लिए बैठा है। ठीक है, वहाँ पे जो संबंध है वो एक पक्षी है। और उसी तरह से जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर मरीज का जो है ट्रीटमेंट करता है, तो वहाँ पे भी एक पक्षी है, वो केवल ट्रीटमेंट के लिए आया है और डॉक्टर केवल ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है, उसी तरह से पुलिस है, जज है, कुछ भी है, जो न्यायालय वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी हम एक ही कार्य के लिए जाते हैं। न्यायालय है तो कानूनी कोई विवाद होगा उसको लेकर गए होंगे। ठीक है, पुलिस के पास जाते हैं तो कोई समस्या हमारी ऐसी होगी, कोई हमको परेशान कर रहा है फिर कुछ और, तो उसके बारे में FIR लिखाने। ठीक है, ये सब चीज़ें होती है कि एक पक्षी संबंध होता है। और दूसरा है बहुपक्षी संबंध। तो जैसे हमारी माता वगैरह होती हैं तो उनसे बहुपक्षी संबंध होता है। कभी कभी क्या होता है कि अपनी भावनाओं को भी लोग बता लेते हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई चीज़ ज़रूरत हो गई, तो सभी प्रकार के व्यवहार जो होते हैं वहाँ होते हैं, तो बहुपक्षी हो गया। तो यही 5 प्रकार के पैटर्न वेरिएबल्स उन्होंने बताए हैं और इन्हीं 5 में से हर में 2-2 का विकल्प व्यक्ति को मिला है, तो दोनों में से किसी एक का चयन करता है और व्यक्ति को चयन करने की स्वतंत्रता है। यही कारण है कि पार्सन्स का सिद्धांत जो है वो स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको विकल्पों में से चयन करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, 2 विकल्पों में से। ऐसा नहीं कि कोई तीसरा विकल्प चयन कर लें, वो दूसरी चीज़ है, उसको भी मैं बताऊँगी अभी। ठीक है, तो पार्सन्स ने क्या बोला, 2 विकल्पों में से एक को चयन कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, वो पैटर्न वेरिएबल्स हो गया, वो स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत हो गया। और जो ईगो है वो स्वतंत्र है अपने क्रिया को चुनने के लिए कैसी क्रिया करनी है। और इनका जो थियोरी है वो एक के बाद एक निकला, एक के अंदर से एक निकला हुआ है, तो इसलिए एक सभी को जोड़ते हुए चले। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था। देखिए, समाज 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अविकसित समाज, दूसरा विकसित समाज। जैसे ग्रामीण समाज हो गया, नगरीय या फिर महानगरीय समाज हो गया। तो इस दोनों में संबंध के जो प्रकार होते हैं, जो सामूहिक रूप से ज़्यादातर लोग जिसको अपनाते हैं, परंपरागत समाजों में यानी ग्रामीण समाजों में विशिष्ट होता है संबंध, सामूहिक हित होता है, प्रदत्त होता है, भावनात्मकता होती है, बहुपक्षी प्रतिमान होते हैं। ठीक है, और आधुनिक समाज में क्या होता है, स्वहित होता है, सार्वभौमिक होता है। ठीक है, भावनात्मक तटस्थता होती है, अर्जित होता है, प्रतिमान जो होता है, और एक पक्षी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती है, वो आधुनिक समाजों में पाई जाती है या फिर महानगरीय समाजों में पाई जाती है। अब देखिए, मूल्य एकात्मकता की बात कही उन्होंने। अब मूल्य एकात्मकता क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि अनेक कर्ता होते हैं और सभी कर्ता लक्ष्योन्मुख क्रियाएं करते हैं जिनके बीच में एक अदृश्य आरेख बनता चला जाता है, यही सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है, और वो क्रिया कौन सी करते हैं? सामाजिक मूल्यों के अनुरूप, समाज के विपरीत क्रिया नहीं करते। समाज ने जो क्रिया उनको दे रखी है वही क्रिया वो करते हैं। ठीक है, तो यही मूल्य एकात्मकता। यदि सभी व्यक्ति जो है मूल्यों के अनुरूप क्रिया करेंगे तो क्या होगा, मूल्यों के प्रति उनमें श्रद्धा उत्पन्न होगी, मूल्यों के प्रति एकात्मकता उत्पन्न होगी और वो भूल के भी मूल्यों के विपरीत नहीं जा सकेंगे। ठीक है, यही मूल्यों की एकात्मकता जो है वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देती हैं। ठीक है, अब जैसे कोई राजनीतिक पार्टी है, मान लेते हैं इसको एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। कोई राजनीतिक पार्टी है और उस राजनीतिक पार्टी के सभी जितने पूरे इंडिया में क्या है, सभी उसके पक्षधर हैं, सभी कह रहे नहीं नहीं अब इसी को वोट करना है, बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार है, बहुत ऐसा व्यक्ति वैसा। ठीक है, तो उसके प्रति एक लहर चल रही है मान लीजिए, तो क्या होगा कि कोई ऐसा होगा जो उसको वोट ना दे। राजनीतिक प्रभाव के कारण तो हो सकता है कि कुछ लोग दूसरी पार्टी से हैं, मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी नहीं है। ठीक है, तो केवल लहर चल रही है और बिल्कुल घर घर में वही व्यक्ति है, तो हम क्या करेंगे, सभी उसी को वोट दिए, उसका एक लहर चली है। तो वही चीज़ है कि जब सभी व्यक्ति मूल्य के अनुरूप क्रिया करेंगे तो क्या होगा, उनमें मूल्यों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी और मूल्यों के अनुरूप ऐसे सभी क्रिया करते रहेंगे और सामाजिक व्यवस्था जो है वो
बनी रहेगी। ठीक है, तो यही चीज़ है कि मूल्यों के प्रति एकात्मकता आती है, श्रद्धा आती है, और गलती से भी लोग मूल्यों के विपरीत जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि समाज ने ऐसा उसको बना दिया है। ठीक है, तो देखिए, कर्ता, परिस्थिति और अभिप्रेरणा। मैंने आपको बोला था कि कर्ता होता है, उसके सामने कुछ परिस्थिति उत्पन्न होती है और वो अभिप्रेरित होता है और जाकर क्रिया करता है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा कौन कौन से प्रकार की होती है हम उसको देख लेते हैं। मैंने बोला कि थियरी को जब कनेक्ट करते हुए चलेंगे, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है वो बिल्कुल एक वृक्ष की तरह है। ठीक है, एक के बाद एक शाखाएँ इसमें से निकली हुई हैं, और यदि आप इन शाखाओं को समझ गए तो गलती से भी पार्सन्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अभिप्रेरणा कौन कौन सी है। पहला है सौंदर्यात्मक अभिप्रेरणा। ठीक है, यह व्यक्ति की भावनाओं और उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होती हैं, जैसे पसंद नापसंद। ठीक है, हमारा सौंदर्यात्मक अभिप्रेरणा क्या है, हम क्या पसंद करते हैं। किसी को खिचड़ी पसंद होती है तो किसी को पिज़्ज़ा पसंद होता है, किसी को गुलाब पसंद होता है तो किसी को कोई और फूल पसंद होता है, किसी को पहाड़ पसंद होता है तो किसी को रेगिस्तान पसंद होता है। तो अलग अलग प्रकार की सौंदर्यात्मक अभिप्रेरणा जो होती है अलग अलग व्यक्तियों की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, और उसके अनुरूप व्यक्ति जो है वो कार्य करते हैं। ठीक है, फिर है संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा। और फिर देखिए, संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा क्या है। संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा, संज्ञान का मतलब क्या होता है। संज्ञान का मतलब होता है कि जो ज्ञान हमारे मस्तिष्क में व्यवस्थित है, धीरे धीरे हमने उसको अर्जित किया है, और आवश्यकता पड़ने पर हम उसी में से और उपयोग करते हैं अपने ज्ञान का। ठीक है, तो आज हम यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ बैठ के, इसका मतलब हमने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है पहले से ही। अब यदि आप कुछ भी न पढ़े होते, यदि आप अनपढ़ होते, तो क्या आप यहाँ बैठ सकते थे, बिल्कुल नहीं बैठ सकते थे। तो आपके मस्तिष्क में ज्ञान है और उसी ज्ञान को आवश्यकता अनुसार आप प्रयोग करते हैं और उसमें ज्ञान बढ़ाते रहते हैं, तो यही संज्ञानात्मक है। तो संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, अलग अलग व्यक्तियों का ज्ञान अलग अलग होता है, बुद्धि अलग अलग होती है, उसकी जानकारी अलग अलग होती है, किसी भी मामले में, समाज के मामले में, परिवार के मामले में, किसी भी मामले में। तो उसी के अनुरूप वो अपनी क्या इच्छाएं चुनता है, कौन कौन सी इच्छाएं हमको लेना है। ठीक है, जैसे अभी कोई व्यक्ति है जो प्रोफेसर बन चुका है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको ये चिंता नहीं करना कि हमको अपने बेटी की शादी कैसे करनी है, हम तो बहुत परेशान हैं, यहाँ से लोन लें कि न लें। तो ये सब उसको नहीं, उसका संज्ञान में ये सब नहीं रहेगा। ये सब चीज़ें जो बहुत गरीब हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं अपनी बच्चों की शादियाँ वगैरह, शिक्षा दीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, वो लोग सोचेंगे। ठीक है, अब जैसे कोई महानगर में रह रहा है और बहुत अमीर घर का है, तो वो मर्सिडीज के बारे में सोचेगा और मर्सिडीज को लेने के लिए अभिप्रेरित होगा। ठीक है, लेकिन गांव में जो व्यक्ति है वो तो सोचेगा कोई ट्रैक्टर मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, हम ज़मीनों को जोत सकते थे, काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते थे। तो अलग अलग लोगों की संज्ञान यानी उनका ज्ञान अलग होता है और उसी के अनुरूप उनकी अभिप्रेरणा होती है, वही चीज़ वो प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आप समझ गए होंगे। यदि आप कुछ नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं और अच्छे से बताऊँगी। ठीक है, मूल्यांकनात्मक अभिप्रेरणा देखिए, ये व्यक्ति को विकल्प प्रदान करते हैं। जैसे मैंने आपको क्रिया के विकल्प के बारे में बताया था ना, 5 प्रकार के, उसको अच्छे से रट लीजिएगा। तो मूल्यांकनात्मक अभिप्रेरणा क्या है कि नैतिक विकल्प, यानी 2 प्रकार के विकल्प होते हैं हमारे सामने, नैतिक विकल्प होते हैं वो। ठीक है, और उसमें से हम एक का चयन करते हैं, जैसे झूठ बोलना है या फिर सत्य बोलना है। ठीक है, या फिर पाप करना या पुण्य करना है। मंदिर के बाहर जो बैठा हुआ है व्यक्ति, उसको हम दान दें कि न दें। ठीक है, ये सारे जब नैतिक विकल्प हमारे मस्तिष्क में आते हैं तो क्या होता है, वो मूल्यांकनात्मक अभिप्रेरणा से प्रेरित होता है। इसी को मूल्यांकनात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। अब जैसे कोई बहुत परेशान है, अभी आपने लॉकडाउन में ही देखा होगा कि बहुत ही सामान्य परिवारों के लोग भी घर से खाना ले जा रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, वो मूल्यांकनात्मक अभिप्रेरणा है। वो चाहते तो ना जाते, वो उनके सामने विकल्प था कि वो जाते या ना जाते, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, खर्च किया काफ़ी और उन्होंने लोगों को बांटा। ठीक है, तो यही मूल्यांकनात्मक अभिप्रेरणा है, जिसमें व्यक्ति को 2 विकल्पों में से एक को चुनना पड़ता है। तो विकल्प वहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों अलग अलग है, इसको दिमाग में रखिएगा। अब देख लीजिए, 3 प्रकार की अभिप्रेरणा मैंने आपको बताई। उन अभिप्रेरणाओं से व्यक्ति कौन कौन सी क्रियाएं करता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति एक ही समय में सौंदर्यात्मक और फिर जो असंज्ञानात्मक हो गया, फिर मूल्यांकनात्मक, सभी अभिप्रेरणाओं से एक ही बार में नहीं व्यक्ति प्रभावित हो सकता। एक बार में एक अभिप्रेरणा से प्रभावित होगा और एक प्रकार की क्रिया करेगा। तो कौन सी अभिप्रेरणा से प्रभावित होकर व्यक्ति कौन सी क्रिया करता है, ये देख लेते हैं। देखिए, साधात्मक या नैमित्तिक क्रिया, ये जो होता है संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा से प्रेरित होता है। यानी व्यक्ति लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपनी आवश्यकता जो होती है उनकी
उसकी पूर्ति के लिए जो क्रिया तार्किक क्रिया करते हैं वो साधात्मक या नैमित्तिक क्रिया कहलाती है। जैसे कोई व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है, कोई पीसीएस, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, ठीक है, और कोई चाहता है कि काश हमको आज दाल रोटी मिल जाती है, आज हमारा पेट भर जाता है। तो अलग अलग चीज़ होती है कि व्यक्ति का संज्ञान कैसा है, ठीक है, उससे प्रेरित होकर वो क्रिया करता है। ये आप समझ गए होंगे। फिर है अभिव्यंजक क्रिया। अभिव्यंजक क्रिया क्या है? सौंदर्यात्मक अभिप्रेरणा से प्रेरित होकर व्यक्ति जो क्रिया करता है। मैंने आपको बताया सौंदर्यात्मक अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि व्यक्ति की पसंद नापसंद अलग अलग होती है। किसी को झरना पसंद है, तो किसी को समुद्र पसंद है, तो किसी को रेगिस्तान पसंद है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए ये क्रिया करता है सौंदर्यात्मक अभिप्रेरणा से प्रेरित होकर, ठीक है। तो हम जब घूमने भी जाते हैं तो वो भी अपनी भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए ही जाते हैं। तो इसका कुछ उदाहरण भी है, जैसे प्रेम में आलिंगन करना, शत्रु को अपशब्द कहना, ठीक है। तो ये इसमें से आ सकता है उदाहरण के रूप में कि ये जो क्रिया है पार्सन्स के अनुसार किसके अंतर्गत आएगी। तो इसीलिए आपको जितने भी हायरार्की इसके एक के बाद एक निकलती जा रही है उसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए नैतिक सामाजिक क्रिया। तो मूल्यांकनात्मक अभिप्रेरणा से प्रेरित होकर व्यक्ति नैतिक सामाजिक क्रिया करता है। जैसे पाप पुण्य, सही गलत, मैंने आपको बताया ना कि दान देना या न देना, झूठ बोलना या सच बोलना, ऐसे विकल्पों में से जब किसी एक का चयन करता है तो वो क्या हो गया? नैतिक सामाजिक क्रिया हो गई। और वो प्रभावित किससे हुई? किस अभिप्रेरणा से प्रभावित हुई? मूल्यांकनात्मक सामाजिक अभिप्रेरणा से, ठीक है। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। 3 प्रकार की अभिप्रेरणा होती है और इनसे अलग अलग 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी क्रियाएं हैं मैंने आपको बता दिया। पार्सन्स के सामाजिक क्रिया सिद्धांत को स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि अल्टर को चुनने की स्वतंत्रता होती है और क्रिया में से 2 क्रियाओं में से कौन सी क्रिया वो करे, किस अभिप्रेरणा से प्रेरित होकर क्रिया करे, ये सारी चीज़ें उसको स्वतंत्रता मिलती है। इसीलिए पार्सन्स के सिद्धांत को स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत कहते हैं। फिर देखिए 3 प्रकार की क्रियाओं के कारण 3 प्रकार की उपव्यवस्थाएं बनती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि 3 प्रकार की क्या होती हैं? अभिप्रेरणाएं होती हैं, ठीक है। फिर इन 3 अभिप्रेरणाओं से 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं और 3 क्रियाओं से 3 उपव्यवस्थाएं बनती हैं, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा कि एक तो 3 अभिप्रेरणा मिली, 3 अभिप्रेरणा से 3 प्रकार की क्रियाएं भी होंगी और अलग अलग क्रियाओं की अलग अलग उपव्यवस्थाएं बनती हैं। और ढेर सारी उपव्यवस्थाएं जो होती हैं, ढेर सारी उपव्यवस्थाएं जो होती हैं, इससे समाज में क्या होता है? सामाजिक संरचना बनती है, सामाजिक व्यवस्था बनती है। उपव्यवस्थाओं से सामाजिक व्यवस्था बनती है। जैसे धार्मिक उपव्यवस्था हो गई, सामाजिक उपव्यवस्था हो गई, फिर व्यक्तिगत उपव्यवस्था हो गई, सांस्कृतिक उपव्यवस्था हो गई, राजनीतिक उपव्यवस्था हो गई, ठीक है। ये सारी उपव्यवस्थाएं क्या है? सामाजिक व्यवस्था को बनाती हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। व्यक्ति का जैसा व्यक्तित्व होता है उसी के अनुरूप वो इच्छाएँ होती हैं। तो व्यक्तित्व व्यवस्था क्या होता है? इसमें बताया व्यक्ति का व्यक्तित्व काफ़ी हद तक इसको डिपेंड करता है इस पर कि व्यक्ति किसको पसंद करेगा। यानी सौंदर्यात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत पहले अभिप्रेरणा से बात करते हैं, उसके बाद हम क्रिया पे आएंगे। मान लीजिए व्यक्तित्व हो गया, तो सौंदर्यात्मक अभिप्रेरणा में व्यक्ति किसको पसंद करेगा? लाल गुलाब पसंद करेगा या फिर पीला गुलाब पसंद करेगा, ठीक है। उसको रेगिस्तान पसंद है या फिर समुद्र पसंद है, ठीक है। तो ये क्या उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि दोनों में से किसको वो पसंद करेगा और उसी के अनुरूप उसकी क्या होंगी? क्रियाएं होंगी, ठीक है। तो ये उपव्यवस्थाओं का निर्माण करती है। फिर सांस्कृतिक उपव्यवस्था देख लेते हैं। ये व्यक्ति के व्यवहारों का निरीक्षण करती है कि उसके जो कार्य हैं वो सामाजिक मूल्य के अनुरूप है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व तो है, वो क्रिया करेगा, लेकिन वो मूल्यों से बाहर न जाए, मूल्यों के अनुरूप ही हो। फिर देखिए सामाजिक उपव्यवस्था। इसके अंतर्गत वे लक्ष्य आते हैं जो समाज ने व्यक्ति को प्रदान कर रखा है। यानी समाज ने व्यक्तियों को कुछ लक्ष्य प्रदान कर रखे हैं और उन लक्ष्यों को व्यक्ति क्या करेगा? सामाजिक मूल्यों के अनुरूप क्रिया करते हुए उसको प्राप्त करेगा। तो सांस्कृतिक व्यवस्था, ठीक है। और उसमें कुछ पसंद नापसंद को भी व्यक्ति ऐड करते हुए चलेगा, तो वो क्या होगा? व्यक्तिगत व्यवस्था। इसको हम एक उदाहरण से देख लेंगे। जैसे सामाजिक व्यवस्था ने सभी को एक लक्ष्य दे रखा है कि सभी को विवाह करना है, ठीक है। अब सांस्कृतिक व्यवस्था में व्यक्ति ये चुनता है कि उसका विवाह जो है मंदिर में होगा, घर पे होगा पूरा बारात के साथ, या फिर वो ईसाई धर्म के अनुसार विवाह करेगा, या फिर वो इस्लाम धर्म के अनुसार विवाह करेगा, या हिंदू धर्म के अनुसार। तो ये तो सांस्कृतिक व्यवस्था हो गई, ठीक है। विवाह करेगा ये सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन विवाह कैसे करेगा? ये सांस्कृतिक व्यवस्था। अब व्यक्तिगत व्यवस्था ये है कि व्यक्ति किस प्रकार का दूल्हा या किस प्रकार की दुल्हन को पसंद करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, सबकी पसंद अलग अलग होती है। किसी लड़की को लोग नहीं पसंद करते हैं तो दूसरी को वही चीज़ पसंद हो जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि व्यक्तिगत व्यवस्था
दूल्हा या दुल्हन के पसंद नापसंद को देखते हैं इसके आधार पर। सांस्कृतिक व्यवस्था, किस आधार पर कैसे कौन कौन से कर्मकांड किए जाएंगे शादी में, ठीक है, ये चीज़ें देखते हैं। वो हिंदू धर्म के अनुसार होंगी या फिर मुस्लिम धर्म के अनुसार या ईसाई धर्म के अनुसार। सामाजिक व्यवस्था समाज के लक्ष्यों पर केंद्रित है कि समाज के ये लक्ष्य हैं, कैसे उसको पूर्ति हो रही है। तो अब आप समझ गए होंगे सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत व्यवस्था, ठीक है। और इन्होंने उस विकास को स्वीकार किया, तो एग्जाम में सीधा प्रश्न बन सकता है, तो आप बता दीजिएगा। इन्होंने सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 2 बातें आवश्यक बताई। सामाजिक व्यवस्था के बनाए रखने के लिए क्या क्या आवश्यक है? सामाजिकरण और सामाजिक नियंत्रण। यानी जो व्यक्ति होता है, या तो उसको शुरू से ही इतना सिखा दिया जाए, इतना समझा दिया जाए कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, भगवान नाराज़ हो जाएंगे, ये चीज़ गलत है, वो चीज़, मतलब व्यक्ति को शुरू से ही इतना सामाजिकृत कर दिया जाए कि वो गलत काम करे ही ना, या फिर उसको क्या हो, इतने ज़्यादा उस पर नियंत्रण लगा दिया जाए कि वो गलत कार्य ना करे। जैसे पुलिस हो गया, प्रशासन हो गया, तो क्या कर रही है, लोगों को डंडे मार के घर पे बैठा रही है। इस समय पुलिस यही कर रही है ना। तो पहले तो समझाया गया, तो नहीं माने लोग, तो क्या होगा, कुछ लोगों पर सामाजिक नियंत्रण का भी प्रयोग किया गया। कुछ लोग तो समझाने पर मान गए, तो सामाजिकरण मान लीजिए, उसको समझ लीजिए एक उदाहरण के रूप में। और जो नहीं मान रहे उनको सामाजिक नियंत्रण। तो यही है, सामाजिक व्यवस्था में जो लोग सामाजिकरण के अनुरूप, सामाजिकरण के कारण सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप कार्य करते हैं, वो तो ठीक है, उसको कोई समाज व्यवस्था बनाए रखने में वो अपना योगदान देते हैं। लेकिन जो लोग इसके विपरीत कार्य करने का प्रयास करते हैं, उनको भी सामाजिक नियंत्रण के द्वारा ठीक ठाक करके सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल किया जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इनकी जो थियरी है वो सामाजिक व्यवस्था, संतुलन और प्रकार की बात करती है, कहीं पर भी संघर्ष नहीं है। और इनका एक मानना है कि सामाजिक व्यवस्था स्वयं अपने आप को अनुकूलित कर लेती है, संतुलित कर लेती है। आगे देखते हैं, इनका एक कथन है, देखिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। यदि मनुष्य के आवेगों और इच्छाओं को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो इसका परिणाम वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, सभी के विरुद्ध सभी के द्वारा किया जाने वाला युद्ध कहलाएगा, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही कोटेशन के रूप में आएगा, तो आप इसको बता दीजिएगा। पार्सन्स ने अपने प्रकारवाद में 3 प्रमुख बातें बताई। प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं, जिसको एजिल मॉडल कहते हैं, फिर है सामाजिक परिवर्तन और वैकल्पिक प्रणालियाँ। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं देखिए, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और प्रतिमान अनुरक्षण। तो अनुकूलन के अंतर्गत क्या आएगा? अनुकूलन के अंतर्गत अर्थतंत्र, यानी हमारी आर्थिक व्यवस्था जो होगी वो अनुकूलन के अंतर्गत आएगी। प्रत्येक व्यक्ति को भोजन की ज़रूरत है, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसको स्वास्थ्य चाहिए, ठीक है, उसको गर्मी के अनुसार गर्मी का कपड़ा, ठंडी के अनुसार ठंडी का कपड़ा, ठीक है, ये सारी चीज़ों की इसको ज़रूरत है। तो इसकी जो मौलिक आवश्यकता होती है वो अर्थतंत्र में आएगी। तो हम पैसा इसलिए कमाते हैं ना, ताकि हमारी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तो ये अनुकूलन जो हो गया वो अर्थतंत्र के अंतर्गत आएगा। तो एग्ज़ाम में आ सकता है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन जो आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं उसको मैं बता देती हूँ। लक्ष्य प्राप्ति क्या है? देखिए, राजतंत्र, प्रत्येक व्यक्ति की जो लक्ष्य प्राप्ति की इच्छाएं होती हैं, जैसे कोई व्यक्ति IAS बनना चाहता है, कोई PCS बनना चाहता है, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, ठीक है, कोई व्यक्ति ये सोचता है कि किसी तरह से आज हम मजदूरी के लिए जो जितना किए हैं उसका पैसा मिल जाए तो आज हम कुछ खा लें, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। तो समाज क्या करता है? राजतंत्र जो होता है, यानी राजनीतिक व्यवस्था जो होती है, वो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यवस्था करती है। यानी वो परीक्षा ऑर्गेनाइज कराएगी, वो फॉर्म फिलअप करने के लिए जो भी चीज़ें प्रोसीजर वगैरह है वो भी बताएगी। तो लोग क्या करेंगे? परीक्षा देंगे, इंटरव्यू देंगे, उसके बाद वो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो यही चीज़ें जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए चीज़ें होती हैं, ये कौन करता है? ये ये लक्ष्य प्राप्ति, ये राजतंत्र करता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं एकीकरण। एकीकरण में क्या है? जैसे समाज में एकता बनाए रखने के लिए, मैंने आपसे बताया ना कि समाज में 2 प्रकार के सामाजिक व्यवस्था बनाए रखते हैं, एक तो सामाजिकरण, दूसरा सामाजिक नियंत्रण। तो सामाजिकरण जो होता है वो क्या होता है? उसके अंतर्गत मैंने बताया कि पहले से ही, बचपन से ही लोगों को चीज़ें बता दी जाती हैं तो वो गलती नहीं करता। और दूसरा है कि यदि गलती करता है तो उसको सुधारा जाता है, उस पर दंडात्मक कार्य किया जाता है। एकीकरण में क्या है कि यदि कोई व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था के विपरीत कार्य करता है, मैंने आपको बताया ना कि 2 प्रकार की पैटर्न वेरिएबल्स होते हैं, यदि तीसरे प्रकार का कोई करता है तो क्या होगा? पुलिस और न्यायालय उस पर नियंत्रण लगाती है, नियंत्रण लगाकर उसको समाज में फिर से एकीकृत व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देती है।
फिर प्रतिमान अनुरक्षण, यानी जो चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही है, सांस्कृतिक हमारा जो विरासत है, तो ऐसा नहीं कि हमारे जो बच्चे होंगे ये पीढ़ी बीत रही तो अगली पीढ़ी जब आएगी तो वो शुरू से आदिम समाज से शुरू करेगी। तो हमारा जो प्रतिमान बन चुका है, हमारी जो सांस्कृतिक व्यवस्था बन चुकी है, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन ले जाता है? परिवार और शिक्षा व्यवस्था जो होती है, ये दो चीज़ें हैं जो चीज़ों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ले जाती है, जिससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। यही समाज की प्रकारात्मक पूरी आवश्यकताएं हैं, जिसके कारण सामाजिक व्यवस्था चलती रहती है। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था के चलने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि ये ना रहे तो सामाजिक व्यवस्था न चल पाए। ठीक है, तो समाज के जीवित रहने के लिए इन प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है। तो ये कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं सामाजिक परिवर्तन पे। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन में देखिए एक दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक तो समाज में परिवर्तन, एक समाज का परिवर्तन। यानी समाज में छोटे छोटे, ये समाज है तो छोटे छोटे कोई परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? समाज में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, श्रम विभाजन चेंज हो गया, थोड़ा जनसंख्या में कुछ परिवर्तन आ गया। ठीक है, तो अब एक नई संस्कृति भी देख रहे हैं आप लोग जो सोशल मीडिया पे आ रही है कि पति को पीटा जा रहा है, पति घर का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो समाज में परिवर्तन, छोटा छोटा ये परिवर्तन है। तो हो सकता है ये समाज का परिवर्तन कर दे, यानी सामाजिक संरचना को ही बदल दे। ठीक है, और सभी लोग ऐसा करने लग जाए, तो ये चीज़ हो सकती है। तो छोटे छोटे समाज में परिवर्तन सामाजिक संरचना को बदल देते हैं लंबे समय में। ठीक है, और दूसरी चीज़ इन्होंने चेंजिंग एक्वेरियम की बात की। चेंजिंग एक्वेरियम यानी सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत इन्होंने क्या बताया देखिए। सामाजिक व्यवस्था में जब कुछ नए तत्वों का प्रवेश होता है तो क्या होता है, पुरानी व्यवस्था जो होती है वो और नई व्यवस्था दोनों में क्या होता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। और जब तनाव उत्पन्न होगा तो दोनों तत्वों में समझौता होता है, पुराने और नए तत्वों में। और समझौता होने के बाद ये निर्णय लिया जाता है कि जो पुराने तत्व है वो आएंगे, वो बने रहेंगे। ठीक है, और जो नए तत्व हैं वो आएंगे और पुराने तत्व क्या होंगे, धीरे धीरे वो समाप्त होंगे। तो यही चीज़ होती है सामाजिक परिवर्तन के बारे में, उन्होंने यही बात बताई है और इस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने तर्क संगतिकरण कहा है। ठीक है, फिर देखिए वैकल्पिक प्रणालियाँ। मैंने 3 चीज़ें बताई थी। प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकता, जिसको मैंने अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और प्रतिमान अनुरक्षण के रूप में बताया था। फिर सामाजिक परिवर्तन के बारे में उन्होंने क्या विचार दिया ये बताया। फिर अब है वैकल्पिक प्रणालियाँ। वैकल्पिक प्रणालियाँ, समाज में कुछ इकाइयाँ होती हैं, सभी इकाइयाँ कुछ न कुछ कार्य करती हैं। और जब ये इकाइयाँ कार्य करती हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि इकाई जो है निर्धारित कार्य को नहीं कर रही है, तो इसके विकल्प के रूप में कुछ इकाइयाँ होती हैं जो उसके कार्य न करने पर उसके द्वारा उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। ठीक है, जैसे वेश्यालय हो गए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ, ठीक है, और यदि उस वेश्यालय न होते तो क्या होता, वो रेप करता और ऐसी ऐसी बहुत ही घटिया क्वालिटी की जो समाज में अपराध होते हैं, ये सारे अपराध वो करता। तो इसके रहने पर क्या हुआ, इन सारे अपराधों पर रोक लग गई। तो ये क्या है, सेफ्टी वाल्व है। ठीक है, इसी को उन्होंने सेफ्टी वाल्व बोला। जितनी भी वैकल्पिक प्रणालियाँ हैं इसको उन्होंने सेफ्टी वाल्व बोला। ठीक है, तो ये समाज को बनाए रखती हैं, ये एक सेफ्टी वाल्व की तरह है, अपराध को रोक देती हैं। ठीक है, और फिर देख लेते हैं वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम में मान लीजिए कोई बूढ़ी महिला है, वो अपने बच्चों के साथ नहीं रह पा रही है, या फिर उसका व्यवहार खराब है, या फिर बच्चों का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो क्या होगा, तो इसके बदले में वृद्धाश्रम है जो इस स्थिति को संभाल लेता है कि चलिए भाई आप वहाँ रहिए। ठीक है, और यदि ये नहीं होता तो समाज में और भी ज़्यादा अपराध बढ़ता, सामाजिक व्यवस्था क्या होता, असंतुलित हो जाती। फिर जुआ घर है। कोई व्यक्ति बहुत परेशान है और इसी कारण वो जुआ खेल रहा है, फिर शराब पी रहा है, तो यदि ये सब चीज़ें ना होती, इसके द्वारा व्यक्ति अपनी परेशानी, फ्रस्ट्रेशन को ना शांत कर पाता, तो क्या करता, बड़े बड़े अपराध करता वो। ठीक है, वो साइको किलर बन जाता। तो इसीलिए वैकल्पिक प्रणालियाँ जो होती हैं समाज में सेफ्टी वाल्व होती हैं और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देती हैं। प्रकार देखिए, किसी इकाई का प्रकार सामाजिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिया जाने वाला योगदान है। तो इनकी जो प्रकार की परिभाषा है ये यही है, कोई भी इकाई जो कार्य कर रही है वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान दे रही है। तो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने व्यक्ति को एक प्रोग्राम्ड इंसान माना, कि समाज ने पहले से ही इसको प्रोग्राम किया हुआ है और उतना ही कार्य करेगा, अपनी बुद्धि विवेक से ये कार्य नहीं करेगा। मानव सृजनात्मकता को उन्होंने कोई स्थान नहीं दिया। ठीक है, यही चीज़ इन्होंने गलत की और यही कारण है कि इनका बहुत आलोचना की जाती है इस मामले में। फिर देख लेते हैं पार्सन्स के बारे में कुछ। पार्सन्स व्यक्ति को एक अक्रियाशील, असृजनशील कर्ता मानते हैं क्योंकि उस पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक शक्तियों का अधिकार होता है।
तो ये चीज़ है कि पार्सन्स ने असृजनशील और अक्रियाशील मान लिया, यानी मस्तिष्क व्यक्ति जो होता है उसको कोई न बुद्धि है न कोई ज्ञान है, समाज ने जो कार्य बोला है वो दास की तरह वो कार्य करता चला जाएगा, इसीलिए उनकी आलोचना भी हुई। तो ये देख लीजिए, पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के 3 तत्व बोले, नातेदारी, धर्म और सत्ता। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आ सकता है सीधा प्रश्न। पार्सन्स ने समाज के प्रत्येक इकाई को प्रकारात्मक माना, यहाँ तक कि तलाक को भी प्रकारात्मक माना। ठीक है, पार्सन्स ने माना कि जो तलाक होता है पति पत्नी में, ये भी प्रकारात्मक है, इसका भी अपना प्रकार है। यदि ये नहीं होगा तो अपराध बढ़ेंगे समाज में, सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो यदि नहीं पति पत्नी में पट रहा है तो तलाक हो जाना चाहिए, ये बात उन्होंने बोली, और तलाक को इन्होंने प्रकारात्मक माना। रोनाल्ड फ्लेचर और पार्सन्स दोनों ने माना। ठीक है।